जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फोर। कौन सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फोर, जिसके अंदर हम लोग और नए कंसेप्ट्स और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप लोग ने जो अभी तक सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है और जिसका आप सबको वेट है कि वो क्वेश्चंस मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले कब आएंगे, तो वो क्वेश्चंस अभी बहुत आगे है। उसके पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो मतलब कि प्रॉपर की एक कंसेप्ट है, उस क्वेश्चन पे पूरा कंसेप्ट बेस्ड है, उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली बार देखा था, अच्छे से देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरा, इफ ए, ये एक नंबर दिया है 8289 535 इंटू 8289 545 और बी दिया है और सी दिया है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पे मैं सी को दोबारा लिख देता हूँ, 8289 533 इंटू 8289 547। ओके, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा, इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन तीनों में सबसे छोटा मल्टीप्लिकेशन किसका आएगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना है। ओके, तो इनका कंपैरिजन करना, बट अगर आप सबको कंसेप्ट पता है तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करके आप सब देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर नॉर्मल बच्चा जिसको कंसेप्ट नहीं पता है तो वो तो ये क्वेश्चन मारेगा स्किप, या फिर यहाँ पे मारेगा जय माता दी, सीधा ठोको। जो आंसर सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो रॉन्ग हुआ। ओके, बट यहाँ पे हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और देखो ये कंसेप्ट क्या है। ओके, चलो मानो अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला, आप सबको मालूम है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको इसके जगह पे एक नंबर बोलूँ रखने को 29 और यहाँ पे बोलूँ मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा, क्या मैं 29 को 30 - 1 लिख सकता हूँ ना, और 31 को मैं 30 + 1 लिख सकता हूँ। तो क्या 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या इसका आंसर नहीं होगा, मतलब 900 - 1 मतलब 899, क्या वो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो वही फॉर्म है ना। मैंने केवल इसको एक्सपांड किया है और यहाँ पे सॉल्व किया, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आया, 899 आया। क्या हमको मेहनत करनी पड़ी, क्या मैंने यहाँ पे 29 इंटू 31 लिखा, 9 × 1 = 9, 2 × 1 = 2, फिर 2 × 3 = 27, कैरी टू, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। जो नॉर्मल सा केस था मैंने वो यहाँ पे अप्लाई किया, अपना कॉमन सेंस, और ये देखा। क्योंकि नंबर सिस्टम, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। हमने जो नंबर सिस्टम अभी तक नंबर ऑफ फैक्टर्स तक ख़त्म किया है, वो नंबर सिस्टम प्रॉपर नंबर सिस्टम था। उसके बाद जो नंबर सिस्टम के एप्लीकेशंस है, मतलब उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन, वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं, HCF LCM में देखते हैं, और इंडाइसेस एंड सर्ट्स में देखते हैं। तो ये हमारे बाकी है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में HCF LCM का नंबर आएगा, उसके बाद में इंडाइसेस एंड सर्ट्स का नंबर आएगा। ओके, तो अभी तक हमारा अगर मान के चलो तो सिंप्लीफिकेशन ही चालू, मतलब नंबर सिस्टम में चालू है, तो नंबर सिस्टम में भी 4 चैप्टर्स है। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक और नंबर देता हूँ, 87 इंटू 93, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 90 - 3 और इसको 90 + 3। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 90 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब आपके मन में डाउट है कि मैं ये कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। देखो, अब ये मेरा 87 है, ये इंटू क्या है मेरा 93 है ना। तो इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है 6 नंबर्स का। 6 का ले लो मीन, 6 का क्या क्या ले लो, मीन ले लो। यहाँ पे 6 नंबर का गैप है, वही 6 नंबर का ले लो मीन। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, 3 मिल गया ना। तो 3, तो 87 से 3 ज़्यादा क्या आता है, 87 से 3 ज़्यादा क्या आता है, 90 आता है। और 93 से 3 कम क्या आता है, 90 आता है। तो मैं अगर इसमें 3 जोड़ूंगा तो 90 पहुंच जाएगा, और इसमें से 3 घटाऊंगा तो 90 मिल जाएगा। अगर उससे भी सिंपल चाहिए तो 87 और 93 को ऐड कर दो, 87 और 93 को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 7 3 10 कैरी 1, 8 8 8 1 9 9 18, तो 180 मेरे को मिल गया, डिवाइडेड बाय 2
इसका भी निकालो मीन, कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो 90 इन दोनों के बीच के सेंटर का नंबर है, मतलब 87 और 93 के सेंटर में कौन सा नंबर आता है, 90 आता है। देखो 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। ओके, तो यहाँ पर 90 इनके सेंटर में आता है, तो वही मीन यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये मेरा 87 के 93 से 3 कम है, और 93 के मेरा 90 से 3 ज़्यादा है, तो मैंने वही को इसको यहाँ पे लिखा है। तो बीच के मीन को पता करना है और डिफरेंस को पता करना है आपको। ओके, चलो इतना मैं रफ कर रहा हूँ, आई होप आप सबने नोट किया होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया है, 87 इंटू 93 मतलब कितना मिल गया मेरे को, 90 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मेरे को मिल गया। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो अब इसका आंसर मेरा कितना आएगा, इसका आंसर मेरे को मिल जाएगा, ये मेरा कितना है, ये मेरा बन जाएगा 8100, ये मेरा बन जाएगा 27, मतलब 8091 ये मेरा बन जाएगा इसका आंसर। बट इसमें से भी मुझे और कैलकुलेट करना है, तो मैं वापस इसको यहाँ पे लिखता हूँ, 87 इंटू 93 बराबर कितना दिया है, 90 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इस 3 को यहाँ पे लेके जाऊँ, 87 इंटू 93 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, और ये क्या मेरा 90 है। ओके, अब अगर मैं ये देखो, अब मैं अगर इस ये मेरा 90 का स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा अंडर रूट 87 इंटू 93 प्लस 3 का स्क्वायर, और एक कितना आ गया, 90 आ गया। मतलब 90 क्या है, इस इक्वेशन का वैल्यू है, 90 क्या है, इस इक्वेशन का वैल्यू है। अभी 90 कहाँ से मिला मेरे को, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, इसको मैं अगर 90 माइनस 3 और इसको अगर मैं 90 प्लस 3 लिखूँ, और ये प्लस 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आंसर कितना मेरा आएगा, 90 मेरे को मिलने वाला है। तो ये देख रहे हो, एवरेज जो मेरा निकला था वही इस इक्वेशन का आंसर है, वही इस इक्वेशन का आंसर है। तो यहाँ पे जो मेरा अगर कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा कुछ देता है, एग्जाम में कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ देता है, तो एवरेज ही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। उसको भी हम लोग पहचाने कैसे, देखो यहाँ पे हिंट क्या दिया मेरे को, 87 इंटू 93 प्लस 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। देखो जिस नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिखा होगा, जिस नंबर का स्क्वायर लिखा होगा, तो ऐसे केस में ना 101% अगर स्क्वायर रूट भी नहीं दिया होता, अज्यूम कि अगर स्क्वायर रूट भी नहीं दिया होता और आपसे अगर इसका वैल्यू पूछा होता कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते थे, इसको आप लोग 90 माइनस 3 और इसको आप देखो यहाँ पे 3 दिया है ना, तो जाहिर सी बात है इनके 3 के प्लस में और माइनस में ही जो होगा डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन सेट नहीं कर सकता इसके अलावा इस पैटर्न में। और यहाँ पे क्या आएगा 90 प्लस 3, और ये 3 मैंने कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, और ये मेरा क्या है, ये मेरा प्लस का 3 स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर क्या दिया मेरे को, 90 का स्क्वायर दिया ना, ये देखो ये मेरा आंसर क्या है, 90 का स्क्वायर है। तो जो मेरा आंसर ये रहेगा उसी का मेरे को स्क्वायर लिखना, मतलब एवरेज का स्क्वायर। और जब इसका अंडर रूट पूछ लेंगे तो आपको ये स्क्वायर निकाल देना है, जब इसका अंडर रूट पूछ लेंगे तो आपको स्क्वायर निकाल देना है। जो एवरेज होगा, एवरेज ही आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में एवरेज इज द आंसर। और ये देखो ये ना ऐसा कुछ स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, इसको यहीं से निकाला गया है। देखो a माइनस बी और a प्लस बी मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर को क्या किया, वहाँ पे ले लिया, तो a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, प्लस का बी स्क्वायर मिल गया। ओके, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा a स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। अब अगर किसी गधे के मन में ये डाउट रहेगा, सर ये तो बी स्क्वायर है, बाहर क्यों नहीं आया, गधे प्लस में संख्या बाहर तभी आती है जब वो मल्टीप्लिकेशन है प्लस में, या मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड में हो। प्लस या माइनस में रहेगी किसी के साथ तो स्क्वायर का नंबर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता, समझे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड में होता तो
नक्की ये बी स्क्वायर बी बन के बाहर आता है, लेकिन ये क्या है प्लस में। ऐसा डाउट्स आते हैं बच्चों को रियली। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो एवरेज होगा ना वही आपका आंसर होगा, जो एवरेज होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, समझ गया। तो ये देखो, इसके हिसाब से ना आप लोग किसी भी नंबर का ना मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिए, मैं दे दूँ 43 इंटू 47, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है 45 माइनस 2 और ये है मेरा 45 प्लस 2, तो ये मेरा बन जाएगा 45 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। मतलब ये मेरा कितना मिल जाएगा मेरे को 20 25 और ये -4, मतलब 2021। देख रहे हो, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बीच के मीन का नंबर निकाला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म। तो ऐसे आप सब किसी भी नंबर के लिए कर सकते हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, चाहे वो कौन सा भी नंबर हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए उतना लंबा स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, समझ गए। चाहे 2 हो या 3 नंबर हो, हाँ, बट शर्त इतनी है कि जितने डिजिट्स यहाँ पे उतने डिजिट्स यहाँ पे रहने चाहिए। अगर डिजिट ऐसा मिलेगा आपको 343 इंटू 21, तो ये दिक्कत है, ऐसा नहीं होता फिर, समझ गए। ऐसा नहीं, या ऐसा यहाँ पे नहीं नहीं होता फिर। ओके, चलो। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये ट्रिक लगाना है तो ध्यान देना कि जो डिजिट्स हैं वो दोनों साइड सेम होना। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे भी 3 हो। जितने डिजिट्स हैं उतने ही मल्टीप्लाई होने चाहिए। अगर 9 है तो 9 डिजिट, 10 है तो 10 डिजिट ही मल्टीप्लाई हो उसके साथ, तभी आप इसको लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, चलो, आई होप कि आप सबने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अगर आप सब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक चीज़ हमको और दिखाई देगी। ओके, वो चीज़ क्या है, ये देखो, ये जो नंबर है यहाँ पर, ये क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बराबर नहीं है। ये क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बराबर नहीं है, बराबर ही नहीं, मतलब इतना बड़ा टर्म क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बराबर नहीं है। अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसा दे दिया जाए, और आपको एग्जाम में कुछ ऐसा दे दूँ 6784 इंटू 6798 में ऐसा कौन सा आप इंटीजर जोड़ोगे जिससे आपको एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता? बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी में हमने b स्क्वायर को ऐड किया है, तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है यहाँ पे, समझ गए। तो वैसे मैं 6784 और 6798 के मल्टीप्लिकेशन में से कौन सा नंबर ऐड करूँ जिससे मेरे को यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे नंबर क्या आता है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको, ये जो 3 है वो क्या यहाँ पे उस नंबर का स्क्वायर बन के नहीं बैठा है। मतलब जो डिफरेंस है इनके बीच, डिफरेंस का मीन क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसका मीन निकालो और उसको यहाँ पे स्क्वायर में बैठा दो, तो क्या ये नंबर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा? देगा ना। तो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप है 14 का, तो 14 का मीन कितना होता है मेरा 7 होता है। मतलब मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 7 का स्क्वायर रखूँगा। मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 7 का स्क्वायर रखूँगा, समझ गए। मतलब मेरे को यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा वो मेरा क्या होगा, ये देखो, ये कम है ना, तो कम से 7 नंबर ज़्यादा लो, कम से 7 नंबर ज़्यादा लो। और एक है 9 8 है ना, तो इससे 7 नंबर कम लो। मतलब 6791 माइनस 7 और 6791 प्लस 7। देख रहे हो, जब कभी कंफ्यूजन होगी किस में प्लस करे और किस में माइनस करे, तो जो छोटा नंबर रहेगा ना उसमें 7 नंबर ज़्यादा लेके माइनस कर दो, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें से 7 नंबर माइनस करके 7 प्लस कर दो। समझा? ऐसा ही करना है। और इसमें मैंने क्या जोड़ा है, 7 का स्क्वायर जोड़ा, तो यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 6791 का स्क्वायर, 6791 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा।
देखो ए का स्क्वायर है ना, तो ए की जगह पे कौन बैठा है मेरा 6791। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके कि अगर दो मल्टीप्लिकेशन दिया है और अगर आपको बोला कि इसमें कौन सा इंटीजर जोड़ा जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये सबसे लीस्ट इंटीजर होगा, इसके जोड़ने के बाद ही ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। समझ गए? तो ऐसा कौन सा लीस्ट इंटीजर जोड़ा जाए कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, तो अगर यहाँ पे जो अभी कंडीशन सिखाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखो। अगर आपको मैंने एक संख्या दी a प्लस बी, उसकी वैल्यू दी मैंने 12 और आपको मैंने पूछा कि a क्रॉस b की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12 और a क्रॉस b की मैंने आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो कैसे निकालोगे? पहले तो इसके कितने सम पॉसिबल है वो हम लोग निकालते। अगर a मेरा 1 है तो ये मेरा कितना होगा 11 होगा, अगर ये 2 है तो ये 10 होगा, ये 3 है तो ये 9 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा, और ये 5 है तो ये 7 होगा, और ये 6 है तो 6 होगा। अब अगर इसको पलटी भी करेंगे तो एंडिंग में तो इसको मल्टीप्लाई ही करना है ना। मैं 4 इंटू 5 करूँ या 5 इंटू 4 करूँ, आंसर आना तो 20 ही है। तो मतलब इसको पलटी करके कोई मतलब नहीं है, तो इसकी इतनी ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, इतने ही पेयर्स इसके बन सकते होंगे। तो एक एक रख के मल्टीप्लाई रख के देखते हैं हम लोग। तो 1 इंटू 11 कितना मिल जाएगा मेरे को 11 मिल जाएगा, और 2 इंटू 20 2 इंटू 10 कितना मिल जाएगा मेरे को 20, 3 इंटू 9 कितना मिल जाएगा 27, तो 4 इंटू 8 कितना मिल जाएगा मेरे को 8 चौक 32, फिर 5 इंटू 7 कितना मिल जाएगा मेरे को 7 पचे 35, और 6 इंटू 6 कितना मिल जाएगा मेरे को 36। तो देख रहे हो किस वैल्यू के लिए इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आया 6 और 6 के लिए, मतलब ए की वैल्यू 6 होगी और बी की वैल्यू 6 होगी। अब यहाँ पे मेन बात क्या है वो पॉइंट नोट करने के लिए कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में गैप कम होगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन में गैप कम होगा तो प्रोडक्ट हाईएस्ट आएगा, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन में गैप कम होगा तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। समझ गए? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गैप कितने का है 0 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे कितने गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, और यहाँ पे 8 का गैप है, और यहाँ पे 10 का गैप है। ओके, तो देखो जितना ज़्यादा गैप आंसर उतना ही मिनिमम, और जितना कम गैप आंसर उतना ही मैक्सिमम। तो समझ गए? प्रोडक्ट में अगर कभी भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया जाए और आपको पूछा जाए कि बताइए किसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो वहाँ पे नोट रखना कि सबसे कम गैप वाले नंबर्स को ही लेना है आपको। और मेन बात कि जो नंबर लोगे ना उन दोनों का सम उसके बराबर होना चाहिए। जैसे देख लो 1 प्लस 11 कितना मेरा 12 है, 2 प्लस 10 भी मेरा कितना होता है 12 होता है, 3 प्लस 9 मेरा कितना होता है 3 प्लस 9 मेरा कितना होता है 27 होता है, 4 प्लस 8 मेरा कितना होता है 32 होता है, 5 प्लस 7 मेरा कितना होता है 35 होता है, और 6 प्लस 6 मेरा कितना होता है 12 होता है। तो इनका जो अरे यार, तो 12 आएगा ना यहाँ पे, 12 आएगा। ओके, तो इनका सम क्या है, इनका सम 12 ही है, कांस्टेंट है सम, तो इनके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कभी ऐसा मत करना कि आपने जो दो नंबर लिए उनका सम कुछ और आ रहा है, जो इक्वेशन दिया है ना वो नंबर्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी आप उन नंबर्स को यूज कर सकते हो। ओके, चलो जैसे अभी आपको मैंने एक कंडीशन दिया, एक क्वेश्चन दिया मैंने। क्वेश्चन क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 24 है तो a क्रॉस बी क्रॉस सी का मैक्सिमम मान क्या है, मैक्सिमम मान क्या है। तो आप तीनों को क्या करो, बराबर हिस्सों में बांट दो जहाँ पे गैप बहुत कम हो। देखो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम निकालने के लिए गैप को बहुत कम रखो। जैसे यहाँ पे देखो मैक्सिमम कहाँ पे मिला 6 और 6 पे मिला, तो गैप कितना बहुत कम है ना। तो यहाँ पे देखो 8 इस 24 को 3 हिस्सों में बांट दो जिससे गैप बहुत कम रहे, 8 8 8 8 तो यहाँ 24
और यहाँ पे क्या करो, 8 8 8 का मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कितना, 512। कितना होगा आंसर हमारा, 512 होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को आंसर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 512 आएगा। तो इसमें क्या मेन कंडीशन ध्यान रखनी है हमको कि यहाँ पर जो गैप है वो बहुत कम है, गैप क्या है यहाँ पे, बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी के जैसा एक। देखो एग्जाम में आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा, a+b+c बराबर 39, तो a-1 इंटू b-2 इंटू c-3 का मैक्सिमम मान कितना है, का मैक्सिमम मान कितना है। तो इसका मैक्सिमम मान बताना हम लोगों की, इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा। ओके, तो ये a+b+c है और ये a-1 b-2 और c-3। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मैं यहाँ पे a में एक माइनस कर लूँगा, प्लस में b में 2 माइनस कर लूँगा और प्लस में c में 3 माइनस कर लूँगा। मैंने टोटल यहाँ से कितना माइनस किया, 3 2 5 1 6 मैंने माइनस किया, तो मैं 39 में से भी 6 माइनस कर लूँगा। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 33। और ये a-1, ये मेरा क्या बन जाएगा, a-1 प्लस b-2 प्लस c-3। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा, ये देखो, अब ये 33 और ये मेरा क्या है, 3 है। तो मैं इसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ जिससे इनके बीच में गैप बहुत कम होगा, इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो, तो 11 11 11। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 33 मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो इसका आंसर आएगा मेरे को क्या आएगा, 11 इंटू 11 मतलब 1331। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए, इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, 1331। इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलो, तो इसके बाद ना एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप सब लोग खुद से ट्राई करो, देखो उसका आंसर क्या आता है। लिखो, इफ A, B, C are positive, तो A+B+C का मान मैंने क्या दिया है, 14 दिया है। मैंने क्या दिया है, A+B+C का मान कितना दिया है, 14 दिया है। तो A×B×C इनके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इनके प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया, बराबर डिफरेंस में बांटो, मतलब बराबर हिस्सों में बांटोगे तो डिफरेंस सबसे कम मिलेगा। तो अगर इसके A, B, C ये 3 है और 3 को जोड़ने में 14 आया, तो इसके जब 3 हिस्से करूंगा तो कितने मिलेंगे, 14/3 प्लस 14/3 प्लस 14/3 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मेरे को, 14। तो यहाँ पे क्या होगा, 14/3 इंटू 14/3 इंटू 14/3, 14/3। तो यहाँ पे कितना मिलेगा वो, 14 का क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब। तो 14 का क्यूब मेरा कितना होता है, 2744, और यहाँ पे कितना आएगा, 27। और जब मैं इसको 27 से भाग दूंगा तो 101, ओके, 101.66 के आसपास कुछ नंबर मेरे को ये मिलेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अभी आप सबके मन में डाउट रहेगा, सर पीछे तो हम लोग ने रैशनल नंबर्स में नहीं लिया, हमने इंटीजर में लिया। ओके, तो वहाँ पे जो नंबर्स थे हमारे पास, वहाँ पे वो परफेक्ट डिवाइड हो रहे थे, बट यहाँ पे इंटीजर लेना ये बोला तो नहीं। अगर यहाँ पे बोल देते कि A, B, C आर इंटीजर्स, तो वहाँ पे हमारा खेल होता गड़बड़। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा दूसरा तरीका अपनाना पड़ता। तो वो तरीका क्या होता, देखो अगर यहाँ पे इंटीजर बोल देता, अगर इंटीजर नहीं बोला तो आप लोग ऐसे कर सकते हो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, बट अगर इंटीजर बोला होता, क्या होता है, इसको ठीक से लिख देता हूँ। अगर इंटीजर बोला होता तब क्या करते हम लोग, देखो एंड A, B, C आर इंटीजर्स,
ओके, अगर इंटीजर बोला होता तब क्या करते हम लोग, देखो तो ए बी सी ऐसे तीन मान लो जिसके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो, जिसके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो, तो वैसे हम लोग कौन कौन सी मान को ले सकते हैं, देखो 6 6 2, 6 6 12 2 14, फिर उसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5 5 10 4 14, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे और कौन कौन सा मान पॉसिबल है, 7 7 0, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि इससे पूरा प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा, बट हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके ओके, तो ये दो वैल्यूज हमको मिला, और कोई वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है जिससे 14 मिलके बनता हो कम डिफरेंस में, 5 5 4 4 4, अगर 4 4 4 तो वो 12 ही बनेगा। ओके, अगर मैं 4 4, ये देखो 4 4 6 लूँ तो 4 4 8 6 14, एक ये वैल्यू मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे 3 3 6, 3 और 3 6 होता है, और एक होता है 14, नहीं बहुत लंबा गैप हो जाएगा, तो ये तीन वैल्यूज है, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या आएंगे, देखो तो एक तो होगा 6 इंटू 6 इंटू 2, एक होगा 5 इंटू 5 इंटू 4, और एक क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 6, तो ये हमारे तीन पॉसिबल केसेस बने। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो देखो 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 मेरा कितना होता है 36 36 72। ओके, यहाँ पे क्या मेरा 25 इंटू 4 मतलब 100, और यहाँ पे क्या है 416, और 16 इंटू 6 मेरा कितना होता है 16 25 80, 16 96, कितना होता है ये 96 होता है। ओके, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किस प्रोडक्ट का आया, मैक्सिमम वैल्यू आया है इस 100 का। तो मतलब ये देखो ये 554 क्या है, वो तीन वैल्यूज हैं, अगर वो इंटीजर होते तो वो कौन से वैल्यूज होते, 554 होते, और 554 के बीच का आप लोग गैप कितना देख सकते हो, इसके बीच में 0 गैप है और इसके बीच में 1 का गैप है, और 662 का गैप देखते तो 662 का गैप है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 का गैप है, गैप ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे 4 4 6 का गैप देखते तो यहाँ पे 0 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है, तो सबसे कम गैप किसमें, इसमें 0 और 1 का गैप है, तो सबसे कम गैप वाला ही हमारा आंसर होता। समझ गए, ये इस प्रकार का आंसर होता है जब अगर इंटीजर बोले। अगर क्वेश्चन में इंटीजर नहीं दिया है, क्वेश्चन में अगर इंटीजर नहीं दिया है और आंसर भी आपको पॉइंट में दिख रहा है, तो यू कैन टेक चांस ऑफ 14/3, 14/3 प्लस 14/3 का आप चांस ले सकते हो, जिससे जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या आएगा 101.66 आएगा। समझे, अभी तक का कोई डाउट, देखो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने डाउट को पूछो, मैं पर्सनली वहाँ पे आंसर करता हूँ आपके डाउट्स को। अगर मैं नहीं कर पाया तो ग्रुप के बच्चे ही आपके डाउट्स का आंसर करते हैं, और जितने भी स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड पीडीएफ है, जीके से, इंग्लिश से, मैथ्स से, मैं ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ। मैं मैथ्स का तो पोस्ट करता ही हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी पोस्ट करता हूँ, और मैं आपके लिए एक मैथ्स का स्पेशल नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, जिसके अंदर तो प्लस आपको पूरे चैप्टर का थ्योरी मिलेगा, उसके साथ प्लस क्वेश्चंस मिलेगा, प्लस उसके साथ आपको टाइप्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसके अंदर क्या टाइप सॉल्यूशन भी मिलेगा। जो चैप्टर मैंने अभी पीछे मैंने जो नंबर सिस्टम सिखा दिया उसका भी आपको पूरा का पूरा एक टाइप्ड सॉल्यूशन, थियरी प्लस क्वेश्चंस, 350 प्लस क्वेश्चंस मैंने नंबर सिस्टम में अभी तक सिखाए हैं, 350 क्वेश्चंस प्लस उसके सॉल्यूशंस मैं सब आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वहाँ पे। उसके ऊपर काम अभी चालू है। ओके, तो वो काम होते ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपने भी नोट्स बनाया ही होगा। ओके, तो आप में से ये एक बच्ची है वहाँ पे, उस बच्चे का नाम है साक्षी, जिसने मेरे को अपने लिखे हुए नोट्स सेंड किए थे, उसने बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया था गाइस। सीरियसली मतलब कि ऑनलाइन लेक्चर में भी बच्चे इतना अच्छा नोट्स बनाते हैं, बिलीव नहीं होता देख के कि बच्चे इतना अच्छा नोट्स ऑनलाइन लेक्चर्स में बनाते। तो ऐसे 3 से 4 बच्चे हैं जो लोग मुझे अपने नोट्स भेजते हैं, तो उन सबको तो बहुत बहुत बधाई हो कि वो लोग पढ़ाई कर रहे कंटिन्यूटी में रखते हुए, क्योंकि उनको अगर डाउट है तो वो क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछते हैं या मुझसे पर्सनल पूछते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और उनको आंसर देता हूँ। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, आप लोग मुझको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो मेरा मेल है अंकुश मिश्रा मैथ्स का, ये जो मेरा मेल आईडी है,
अंकुश मिश्रा मैथ्स @gmail.com के ऊपर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेज सकते हैं, अपना नाम, अपना प्रॉब्लम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मैं आपको सामने से कॉन्टैक्ट करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा। ओके। अगर जीमेल पे भेजने के बाद भी आपको कॉल नहीं आता तो सीधे टेलीग्राम पे सेंड करो, वो मैसेज मुझे दिखाई देता है सीधे सीधे। ओके, क्योंकि वो मेरे फ़ोन में और मेरे सामने रहता है। ओके, तो इतना आपको आई होप अभी तक समझा होगा बिना किसी डाउट के। तो नोट्स बनाते रहो प्रॉपर से, क्योंकि नोट्स की जरूरत कब पड़ जाए कब नहीं हो, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये किसी बुक के अंदर आपको उतना प्रॉपर टाइप, मतलब कि बुक के अंदर लिख के मिल नहीं सकता। बुक के अंदर आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन थ्योरी आपको खुद से लिखना पड़ता है ताकि वो आपको समझे। आप किसी बुक, कोई भी बुक उठा के देख लो, बुक कितनी ही बेस्ट क्यों ना हो, अगर वो हिंदी में तो एकदम शुद्ध हिंदी में होगी, अगर वो इंग्लिश में तो प्योर इंग्लिश में होगी। और बट एवरेज बच्चों को समझ में आती है इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश, जो कि ना पूरी हिंदी और ना कि पूरी इंग्लिश है। तो ये जो नोट्स है ना, ये आप लोग जब अपने बुक में बनाओगे, अपने हाथों से लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में गैप कम होगा तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो ये नोट जब आप लोग बनाओगे ना अपने हाथों से लिख के, तो आप लोग को रिवीजन करने में और मदद मिलेगी, समझे। तो जाते हैं हम लोग आगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बार बार क्वेश्चन क्यों चला आता है, देखो। चलो क्वेश्चन लिखो अभी आप लोग। इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 8, तो आपको 1 प्लस ए क्रॉस 1 प्लस बी क्रॉस 1 प्लस सी क्रॉस 1 प्लस डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। चलो बताओ। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2020, CHSL 2020, 220 नहीं 2020, CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? मैंने क्या बताया आपको, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है और ये r दिया है और वैल्यू किसका पूछा है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी, तो इनमें एक एक बढ़ा के पूछा है ना, तो इनमें भी एक एक बढ़ा दो। क्या कर दो आप लोग, 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस डी। तो यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, एक 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 दो, मतलब एक एक दो एक तीन एक चार, तो मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया, तो 8 में भी क्या ऐड कर दूंगा मैं, 4 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 प्लस ए 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस डी इक्वल्स टू 12 मेरे को मिल गया। ओके, अभी देखो, अब मैं क्या इसको प्रॉपर बराबर हिस्सों में बांट सकता हूँ? जी हाँ, यहाँ पे 4 हिस्से और मैं इसको यहाँ पे भी क्या, इतने मेरे 4 पार्टनर से, तो मैं यहाँ पे एक को 3 3 3 3 अगर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट 1 प्लस ए इंटू, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है आपको, ये माइंड में ही सॉल्व करना है। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपको दिखता है, ऐसा क्वेश्चन कभी अगर आपको दिखता है ना, तो ट्राई टू सॉल्व इट इन योर माइंड, उसको दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक 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 सब में ऐड किया, तो यहाँ पे अगर 4 जोड़ते हो तो 8 4 12, उसका 4 हिस्सा करना है, मतलब 3 3 3 मतलब 3/4, तो मतलब आंसर कितना होगा मेरा, 81 होगा। खत्म, इतना ही करना है माइंड में। देखो, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर दिमाग में कर दो। अगर अपने दिमाग को आपने पेन की आदत लगाई ज़्यादातर, देखो नोट्स बनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब मत लिखो, आप ये सब लिखो, एक बार तो ये सब लिखो, बट जब एक बार नोट्स में लिख के हो जाए और प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करते वक्त कोशिश करो कि बहुत कम पेन उठाओ, बहुत कम पेन चलाओ, क्योंकि देखो 1 महीना 2 महीना 3 महीना दिक्कत होगी। जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया ना, उसको दिक्कत होगी, उसको शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, बट उसको 2-3 महीने के बाद आदत पड़ जाएगी। और जिसने शुरुआत से ही इसको नहीं प्रैक्टिस में लाया, तो वो भले ही सिलेबस पूरा पढ़ ले, उसको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो, लेकिन उसकी नौकरी कभी नहीं लग पाएगी, वो एग्ज़ाम कभी नहीं निकाल पाएगा अगर उसके पास स्पीड नहीं है। देखो, आपको ये जो बड़े बड़े थ्योरम्स है ना, ये क्लास 12 तक की काम आते हैं, बस ये क्लास 12 तक की काम आते हैं। उसके बाद जो होता है कंपटीशन का टाइम होता है, उसके बाद थ्योरम नहीं लिखने पड़ते आपको, उसके बाद लिखने पड़ते सिर्फ और सिर्फ आंसर, जब आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं।
और ऑब्जेक्टिव्स में सबसे मेन होता है कि ए बी सी डी में से आंसर का पता लगाना। तो सॉल्व करना सबको आता होगा, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ। तेज वही है जो फटाक से सॉल्व करके बोलते सर 81 इसका आंसर है। उससे सॉल्यूशन किसी ने नहीं मांगा, साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाओ, जो क्रिया करनी है करो, बट आंसर जल्दी से आना चाहिए। चाहे आप उसके अंदर यूनिट डिजिट लगाओ, चाहे स्क्वायर का नंबर लगाओ, चाहे जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाओ, चाहे डिजिटल सम लगाओ, कुछ भी लगाओ उसके अंदर, बट आंसर जल्दी आना चाहिए। ये रूल है, यही डिमांड करता है आपसे एग्जामिनर कि कौन सा बच्चा आंसर कितने जल्दी निकाल सकता है, मतलब उसका माइंड क्रिएटिव है, वो हर डायमेंशन में सोच सकता है, एप्टीट्यूड में भी वो रिमाइंडर थ्योरम में भी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यूज कर सकता है, मतलब उसके पास क्रिएटिव माइंड है। इसलिए एग्जाम में तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देते हैं, नहीं तो क्या नौकरी लगने के बाद में कोई आपसे ये थोड़ी पूछता है बेटा बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका परसेंटेज निकाल के बताओ। ये बस वो लोग आपके माइंड की क्रिएटिविटी देखते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + a इंटू 1 + b, यहाँ पे 1 + c इंटू और यहाँ पे 1 + d। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 3⁴, मतलब 81। कितना आ गया आंसर, 81 आ गया इसका आंसर। हो गया? तो अपने नोटबुक में इसको नोट कर लो अच्छे से। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन अभी आपके लिए, क्वेश्चन लिखो। इफ A, B, C are positive integers, then ओके। तो A + B + C मैंने दिया है 14, तो A क्रॉस B क्रॉस C की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब अगर इसके लिए भी आपको ज़रूरत लगा वीडियो पॉज करने का तो कदम मार खाओगे। मैंने अब भी सॉल्व करवाया, ये 554 आएगा इसका आंसर। तो 5 × 5 × 4 कितना होगा, 100 होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बस तुम्हारा देख रहा था और तुम लोगों ने खुद से देखा होगा। जिसने इसको सॉल्व करने के लिए वीडियो पॉज किया होगा मतलब उसका वीडियो पे ध्यान नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे सॉल्व करवाया, अब भी यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करवाया, 3 केसेस लेके, तो एक केसेस में हमारा आंसर मिला हमको। इसको दोबारा थोड़ी सॉल्व करना है आपको, समझिए। चलो इसके जगह पे ना दूसरा क्वेश्चन लिखो। वो क्वेश्चन क्या है, चलो इसको मैं रफ ही कर देता हूँ, रखता हूँ तुम्हारे नोट्स के लिए। चलो, इफ A B C D आर पॉजिटिव, रुको यार ये बड़ा होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। चलो क्वेश्चन क्या मेरा, इफ A B C D आर पॉजिटिव इंटीजर। अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाओगे। और रही बात हिंदी मीडियम के बच्चों की, जो लोग ये बोलते हैं सर मैथ्स को हिंदी में करवाओ, अरे गधो कब तक हिंदी पढ़ोगे। आज से 5 साल बाद पूरा सरकारी काम इंग्लिश में ही होने वाला है। जब गवर्नमेंट अपना काम इंग्लिश में कर रही है तो तुम लोग कब तक हिंदी का साथ नहीं छोड़ोगे। हिंदी सबसे टफ लैंग्वेज है, मैं तो मानता हूँ सबसे टफ लैंग्वेज हिंदी है। उसको एग्ज़ाम में मतलब नौकरी में जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, पूरा काम इंग्लिश में ही करते हो लोग, तो इंग्लिश सीख लो ना। दिक्कत क्या है, बेसिक सी तो इंग्लिश पूछी जाती है 10वीं तक की। अब इफ आर पॉजिटिव इंटीजर सब क्या, इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। जो बच्चे मुझको बोलते सर आप हिंदी में भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन का आपको ट्रांसलेशन दे सकता हूँ, बट जो हमारे सिखाने का तरीका है वो ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे अगर बोलो कि यदि ABCD पूर्णांक है तो वो सब मैं नहीं लिखने वाला। इतनी इंग्लिश की तो आपको आदत होनी ही चाहिए। ओके, देन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A + B + C + D कितना मिल गया मेरे को, 30 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब मैंने आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो आप देखो, अब तो ऐसी कोई 4 नंबर्स नहीं है जिनको 4 हिस्सों में बराबर बांट के हम लोग कर ले। और यहाँ पे हम लोग 30/4 भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पहले से बोल दिया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं हम लोग, तो ये देखो 30 है, तो 30 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 27 होता है। 27 का
कितना गुना कर सकते हैं हम लोग, 9×3 = 27। कितना कर सकते हैं उसके अंदर हम लोग, 9×3 = 27 कर सकते हैं। देखो केसेस में बता रहा हूँ यहाँ पे, 9×3 = 27, फिर इसके यहाँ पे बाद में 3 जोड़ सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एक केसेस क्या बन सकता है, 27 के बाद आता है 26, 26 के बाद क्या आता है 24 आता है। 24 का भी हम लोग 3 हिस्सा कर सकते हैं ना, तो 24 का 3 हिस्सा करना मतलब 8 8 8, और इसके अंदर अगर 6 जोड़ देंगे तो ये 30 बन जाएगा। फिर उसके बाद देखो अब ये 30 मेरा क्या है, 30 मेरा 14 + 16 भी है। देखो ये सब ना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये सब नंबर्स की जानकारी है, और जो आपको समय के साथ ही आएगी, एक साथ कभी नहीं आते सब। लगातार 6 महीना 7 महीना मैथ्स पढ़ो, तभी अपने आप आएगा आपको। डोंट वरी, ये अपने आप आएगा। समय दो मैथ्स को, जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा वो मैथ्स को समय दो, कम से कम दिन में 3 घंटा मैथ्स को समय दो, 3 घंटा कम से कम मैथ्स को समय दो, तब कहीं जाके मैथ्स आपका अच्छा होगा। समझ गए? एक तो ये, और अगर मैं इसको 8 8 और 7 और 7 रखता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 8 8 7 और 7, तो ये भी तो मेरा मतलब कम डिफरेंस वाला ये एक पेयर है। ओके, क्या मेरा ये कम डिफरेंस वाला एक पेयर है। फिर उसके बाद देखो एक पेयर मेरा क्या बन सकता है यहाँ पे, एक पेयर मेरा बन सकता है यहाँ पे 5 5 5 5 या 15, बट ये बहुत लंबा बन जाएगा, 25 नहीं बनेगा, बढ़ाओ, तो इसको नहीं करना, चलो छोड़ो। ये देखो, तो यहाँ पे ना अब देखो यहाँ पे मैं सबको मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, सबका पहले गैप देख लो तभी सॉल्व करो। 0 0 0 कितना गैप, 6 का गैप है। ओके, यहाँ पे देखो 0 0 0 कितना गैप है, 2 का गैप है। 0 1 0 कितना गैप है, 1 का गैप है केवल, बाकी तो 0 0 सब में। यहाँ पे 6 2, तो सबसे कम गैप वाला नंबर कौन सा है मेरा, ये है सबसे कम गैप वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 × 8 × 7 × 7, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू यही होगा, मतलब 64 × 49, 64 × 49, ये 65, और ये मेरा कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। 65 और 50 मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 3136। कितना मिल जाएगा मेरे को इसका आंसर, 3136 मिल जाएगा। ओके, चलो, तो ये समझ में आया आपको कैसे हुआ, कोई दिक्कत कोई नहीं। देखो अगर ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको लग रहा है ना कि ये मैंने कैसे किया, देखो सिंपल सी बात है, ये मेरा 64 है, कॉमन बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको 50 - 1 लिख सकते हो। 64 को इसमें मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ओके, या फिर आप लोग इसको क्या करो, आप लोग यहाँ पे इसको वो जो मैंने आपको बताया ना a² - b², उसमें कन्वर्ट कर लो। बट ये जो थोड़ा ऐसा ना, ये थोड़ा सिंपल पड़ता है। और अगर डिफरेंस का आपका ऑड हो, डिफरेंस आपका इवन ना हो, तो ये आपको सिंपल पड़ता है। अगर डिफरेंस कभी ऑड होता है तो वहाँ पे दिक्कत पड़ जाती है। डिफरेंस हमेशा इवन भी होना चाहिए उस केस के अंदर, ये भी उस पॉइंट में जाके नोट कर लो कि अगर आपको a² - b² वाला केस बनाना है, मतलब यहाँ पर अगर आपको a² - b² वाला केस बना, कहाँ गया ये रहा। अगर ये केस बनाना है तो जो आपका डिफरेंस है, जो आपका गैप है, गैप और डिफरेंस, ये क्या होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ताकि उसका हम लोग मीन निकाल सके। इवन होना चाहिए। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैंने मीन क्यों नहीं निकाला, इसके अंदर मैंने मीन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 9 और 4 को जब मैं जोड़ता हूँ तो क्या आ रहा है, मेरा यूनिट डिजिट 13 आ रहा है, और 13 मेरा कोई इवन नंबर नहीं है जो कि उसका मैं मीन निकाल सकूँ। इसके लिए मैंने इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया। समझ गया आपको? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ गया। अगर बराबर बट रहा है, अगर वो बराबर डिवाइड कर रहा है हर एक पोर्शन को, तो आपको वैल्यूज फटाक से मिल जाएंगी मैक्सिमम। अगर नहीं कर रहा है तो आपको दूसरा तरीका लेना है कि जो नंबर्स का पेयर बनाओगे उसमें कम डिफरेंस होना चाहिए। और सबसे कम डिफरेंस दोस्तों यहीं बनता है, 0 1 0। आपको जहाँ पे 0 1 0 1 0 0 0 1, जहाँ पे ये पेयर दिखे कि मतलब इनके बीच का गैप यही आ रहा है, एक तो 0 या 1 0 या 1, ये गैप आ रहा है, तो सीधा सीधा आंसर आपका वही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसको सॉल्व करने के ना अलग अलग तरीके हैं, बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के लिए।
इसको मैं सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा और एक आपको खुद से करना होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है मेरा कि इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के बीच में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मैंने क्या बोला था, जिसके बीच में सबसे कम गैप वो सबसे बड़ा होगा और जिसके बीच में ज़्यादा गैप वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप कितना है 10 का, यहाँ पे गैप कितना है मेरा 12 का, और यहाँ पे गैप कितना है मेरा 14 का। अब ये देखो, ये जो 82895 है, जो स्टार्टिंग का 5 नंबर है, ये सब में सेम है ना 82895, इसलिए मैंने अंतिम के 2 डिजिट ही देखे 82895, मतलब मैंने केवल लास्ट के 2 डिजिट का ही देखा कि इनके बीच में कितना गैप है। तो यहाँ पे गैप कितना है 14 का, तो मतलब सी का जो प्रोडक्ट है, जितना ज़्यादा गैप उतना छोटा मल्टीप्लिकेशन का आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। बट अगर ऐसे नहीं देखना है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सम चेक करना पड़ेगा कि अगर इन तीनों का सम बराबर आता है, इन तीनों का सम बराबर आता है क्या। एक काम करो, इनके बीच का ना वो निकालो, क्या निकालो मालूम है क्या, मीन निकालो। इनके बीच का ना गैप निकाल के देखो कितना आता है। ये देखो इसके बीच में कितना है 10 का है, मतलब इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मतलब मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को 5 मिल जाएगा। तो अगर मैं ए के लिए सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 8289540, मतलब 35 है ना, 35 से 5 ज़्यादा, फिर अगर मैं 5 माइनस कर दूँ क्या ये नहीं बन जाएगा। मैंने क्या बोला है, जो छोटा नंबर हो उसमें 5 बढ़ा के 5 घटा दो, और जो बड़ा नंबर हो उसमें से 5 घटा के 5 जोड़ दो। तो और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 8289540 प्लस 5, ये नंबर मेरे को मिलेगा, मतलब 8289540 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मिल गया। तो ऐसे ही बी का आपको क्या मिल जाएगा, बी का आपको मिल जाएगा 8289540 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेट करके देखना। और सी का कितना मिल जाएगा 8289540 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखो, ये कैलकुलेट करना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। पहले इसका मीन निकालना 2, ये आपको कितना मिल जाएगा 6। अभी देखो 34 और 6 कितना होता है 40 होता है, तो 40 माइनस 6, 40 यहाँ पे तो मिलेगा ही। फिर यहाँ पे अगर आप लोग इसका मीन निकालते हो तो यहाँ पे कितना मिलेगा 7, और यहाँ पे नंबर कितना होता है 33, तो 33 और 7 कितना होता है 40 होता है, और 47 में तो 7 निकालेंगे तो 40 होता है, तो 40 यहाँ पे मेरा आ गया, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया आपको। और यहाँ पे क्या है 6 का मीन है इसलिए माइनस 6 स्क्वायर, और 7 का मीन है इसलिए माइनस 7 स्क्वायर। जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग स्क्वायर करते हैं, इतना पता है ना, जो डिफरेंस होता है हम लोग उसी को स्क्वायर करते हैं। ये देखो यहाँ पर जो डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बी का डिफरेंस है ना, यहाँ पे माइनस भी और यहाँ पे प्लस भी है, तो उसी नंबर का तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ है बी स्क्वायर, उसी नंबर का तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ है बी स्क्वायर का। तो जो डिफरेंस होता है उसी का स्क्वायर करते हैं हम लोग, इसको याद कर लो, माइंड में बिठा लो इसको। ओके, तो समझ गए। अब ये देखो, ये जो 8289540 का स्क्वायर है ये सबके लिए सेम होगा, बट इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 25, इसमें से 36 और इसमें से 49, तो जिसमें से ज़्यादा नंबर माइनस होगा वही तो इन तीनों में सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा नंबर माइनस किस में से हो रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर जो मेरा माइनस हो रहा है वो मेरा हो रहा है कि किस में से, सी में से माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा आंसर होगा। एक तो मैंने गैप के थ्रू आपको आंसर बताया, जिसका जितना ज़्यादा गैप मल्टीप्लिकेशन में वही आपका आंसर होगा। और आप इन सब का सम निकालोगे ना, सम भी सेम आएगा। देखो यहाँ पे कितना मेरा 82895 सब में सेम है, तो 35 और ये क्या है मेरा 45, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को 5 5 10 कैरी 1 4 3 7 8 मतलब 80 यहाँ पे आएगा। 34 और 46 को जोड़ूंगा तो भी 80 आएगा, 33 और 47 को जोड़ूंगा तो भी 80 आएगा। तो 8289580 इन सबको जोड़ने पे यही मेरे को आएगा। ओके, आप इसके बीच में प्लस कर लो, इसके बीच में प्लस कर लो, इसके बीच में प्लस कर लो, इसको जोड़ोगे तो भी ये आएगा, इसको जोड़ोगे तो भी ये आएगा, और सी वाले जोड़ोगे तो भी यही आएगा आपको। इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये किया।
समझा? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था बट टफ नहीं था। ओके, अगर किसी को कंसेप्ट नहीं पता है तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन को स्किप करेगा, अगर रिस्क नहीं लेना है, या फिर जोर से बोलो जय माता दी ऐसा करके आएगा एग्जाम में। ओके, चलो अब ये देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है मेरा? द लास्ट पॉजिटिव इंटीजर, लास्ट नहीं लीस्ट आएगा यहाँ पे, लीस्ट, the least positive integer that should be subtracted from this so that the difference is a perfect square। इसमें से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि इसका जो आंसर हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, वो क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर यहाँ पे आपको ऐसा बोला जाए कि ये देखो मैंने लिखा, क्या लिखा है? 3011 इंटू 3012। अब मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो पहले इसके बीच का मीन देखो आप, उसके बाद में उस मीन का जो उसको स्क्वायर करके ऐड करो तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो वहाँ पे भी हमको मिला ही था ना। तो सिंपल सी बात है, जब गैप बहुत एक का ही गैप हो, जब हम लोग बीच का नंबर निकाल नहीं पाए, मीन ना निकाल पाए, तो 3011 है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग लिख सकते हो 3011 प्लस 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो आप लोग इसको क्या करो? अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 3011 का होल स्क्वायर प्लस 3011। ओके, तो मैं इसमें से क्या माइनस करूँ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जब मैं इसमें से 3011 के होल स्क्वायर में से 3011 माइनस करता हूँ, ये नंबर मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। ये नंबर मैंने क्या किया? माइनस किया 3011। तो ये क्या, ये कैंसिल नहीं होता? ये कैंसिल होके क्या मिल जाएगा मेरे को? 3011 का होल स्क्वायर। मतलब जब मैं इसमें से 3011 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, मतलब ऑप्शन सी अवर राइट आंसर। चलो, अगर आपको बोला जाता है कि आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो आंसर क्या होता मेरा? 3011 इंटू 3012 इंटू 3012 में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? देखो यहाँ पे प्लस था तो हम लोग को सपरेट करने के बोलोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में क्या है? प्लस है, तो सपरेट करने के लिए बोला गया था ना, यहाँ पे घटाया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब यहाँ पे क्या बोला कि ऐड किया जाए, यहाँ पे क्या बोला? ऐड करने की बात की मैंने, लिख देता हूँ यहाँ पे लीस्ट इंटीजर ऐड किया जाए कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे मुझको क्या करना है? अगर ऐड करने की बात की है तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट चाहिए उसको कैंसिल करने के लिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो 3011 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 3012 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या मेरा 3012। ओके, तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3012 का होल स्क्वायर माइनस 3012। ओके, तो मैं इसमें मैं क्या ऐड करूँगा? मैं इसमें ऐड करूँगा 3012 को, तो ये नंबर आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को? 3012 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसमें 3012 ऐड करूँगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 3012 को ऐड करते ही ये नंबर एक क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो, जब भी घटाने की बात की जाए और उनके बीच में गैप केवल एक नंबर का हो तो हमेशा छोटे नंबर को घटाओ, और जब भी ऐड करने की बात की जाए और उनके बीच का गैप केवल 1 हो तो बड़े नंबर को ऐड करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इसको याद कर लो या फिर एक ट्रिक समझ के अपने माइंड में लिख लो या अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि बात वही है। देखो, गैप कितना है? इनके बीच में एक का है, और यहाँ पे क्या बोला गया? क्या घटाया जाए? तो छोटे नंबर को घटाओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और अगर बोला जाए कि क्या ऐड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो बड़े नंबर को ऐड करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। समझ में आया? कुछ टफ था? बिल्कुल भी नहीं ना। तो चलो इसके साथ में ना एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? 3011 इंटू 3019 में ऐसा कौन सा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए,
चलो बताओ ये कौन सा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो बताओ, सोचो। इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप है 8 नंबर का। 8 का मीन कितना होता है? 4 होता है। तो 11 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 15 आएगा, मतलब 3015। और फिर से 4 माइनस कर दूंगा, और 19 में 5 माइनस करके 19 में 4 माइनस करके 4 जोड़ दूंगा, तो 3015 प्लस 4। तो ये कितना बन जाएगा मेरे का? 3015 का होल स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर। तो मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जाहिर सी बात है, मैं इसमें 4 का स्क्वायर ऐड करूंगा, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 3015 का होल स्क्वायर। मतलब मैं इसमें 4 स्क्वायर ऐड करूंगा, तो ये मुझको कितना मिलेगा? मुझको मिल जाएगा 3015 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। सिंपल सी बात, देखो जो गैप मिला है ना उसी को आपको ऐड करना है। जो गैप मिला है उसी को आपको ऐड करना है। जो गैप मिला है उसी को आपको ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करने की बात वो कब करता है? जब उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो ऑड हो जाए। अगर उनके बीच का डिफरेंस इवन है तो वो हमेशा ऐड करने की ही बात करेगा। वो हमेशा ऐड करने की बात करेगा, सब्ट्रैक्ट करने की बात नहीं करेगा वो। क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस इवन है तो वो माइनस और प्लस का रिलेशन बनाएगा, और जब माइनस प्लस के रिलेशन में हमेशा माइनस ही आता है, तो माइनस में हमको ऐड ही करना पड़ता है न्यूट्रल करने के लिए। अगर उनके बीच का डिफरेंस ऑड है, ये देखो जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना? 8 है, और 8 मेरा एक इवन नंबर है ना, तो हमेशा ऐड करने की बात करेगा। बट जब भी अगर ये डिफरेंस ऑड हुआ, ये डिफरेंस क्या हुआ? जब भी ऑड हुआ तो वो क्या बात करेगा? वो घटाने की बात करेगा। मतलब वो प्लस और माइनस वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी रह सकता है। बट अगर डिफरेंस इवन है तो वो ऑलवेज प्लस होगा। वो ऑलवेज क्या होगा? वो ऑलवेज प्लस ही होगा। ओके, चलो ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के मेंस में। एसएससी सीजीएल का मेंस का जो पेपर था 2017 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सोचो। इसमें हमको रूट एन निकालना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को एन क्या दिया गया है? एन मेरे को दिया गया है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। अब ये देखो, अब मैं इतना बड़ा नंबर को सॉल्व करूँ यहाँ पे मैं, या फिर मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन टेक्निक लगाऊं। क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? इंटरपोलेशन टेक्निक। इंटरपोलेशन टेक्निक, आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा, इंटरपोलेशन टेक्निक का। देखो इंटरपोलेशन टेक्निक क्या होता है? जब भी बड़ा बड़ा नंबर दिया हो ना, तो उसको छोटे में मान लो। उसको एक छोटा नंबर x या फिर 1 या फिर 2 उसको अज्यूम करो, और छोटे नंबर के साथ में कैलकुलेशन करो। वो जो एक्शन छोटे नंबर पे होता है वही एक्शन बड़े नंबरों पे भी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि 1 2 3 4 5, लेट माना कि ये x के बराबर है। ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो फिर 1 2 3 4 6 किसके बराबर होगा? मतलब 4 5 में +1, मतलब ये x +1 के बराबर होगा मेरा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को। दूसरा कलर लेता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा बेटर पड़ेगा लिखने को। n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या मिल गया मेरे को? ये x प्लस 1 मिल गया। तो ये देखो, ये क्या मेरा एक्स स्क्वायर, और ये मेरा कितना बन जाएगा? 2x, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 1। तो ये मेरा क्या बन गया? मेरा x प्लस 1 तो होल स्क्वायर ही बन गया ना। तो और x प्लस 1 की वैल्यू क्या है मेरी? 1 2 3 4 6, मतलब 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर। ये मेरा n है, और मेरे से क्या पूछा गया? रूट n की वैल्यू पूछी गई है। मतलब इसका रूट में निकाल लूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 2 3 4 6 रूट n की वैल्यू। समझ गए? 1 2 3 4 6। अब देखो, ये जो इंटरपोलेशन टेक्निक है ना, ये आपको समय के साथ में आएगी। आपको ये टेक्निक पता नहीं थी, अगर आपको ये अभी पता चली तो कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज करना मैं आपको बताऊंगा आगे। धीरे धीरे हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में ना अभी तो केवल शीट 1 चालू है, शीट 2 में तो इसका बहुत यूज होगा। समझ गए? शीट 2 में बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 70%, 70 में से जो देखो एग्जाम का जो पेपर होता है मैं बताता हूँ पूरा यहाँ पे।
देखो हमारा जो पेपर आता है 100% मैथ्स का पेपर होता है, 100% में मान के चल रहा हूँ, तो उसमें से ना 60%, वेट, ये देखो यहाँ पे मेरा क्या होता है 70% सिंपल होता है, फिर उसके बाद में 20% थोड़ा टफ होता है, और 10% तो भाई वो सीधा आइंस्टाइन के लिए बनाया होता है, अगर आइंस्टाइन आया तो उसको सॉल्व करेगा वो। तो 70 में से भी जो 60% और 10% का रेशियो होता है ना मेरा, तो ये देखो जो 60% मतलब 70 में से 60 सवाल क्या होते हैं, लेस देन 1 मिनट, मतलब वो बराबर 1 मिनट के अंदर सॉल्व होते हैं। वो क्या होते हैं, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होते हैं। उसके बाद जो 10% के क्वेश्चन है वो एटलीस्ट 2 मिनट्स लेंगे। वो कितने लेंगे, एटलीस्ट टू मिनट्स लेंगे। और ये वाले क्वेश्चन 5 मिनट से 7 मिनट तक का समय लेते हैं। और जो 10 मिनट के क्वेश्चन है इनके लिए 1 घंटा भी कम पड़ जाता है, मतलब मोर देन 15 मिनट्स। दिमाग खराब करो इसके पीछे। तो ये देखो 60% के क्वेश्चन क्या होते हैं, लेस देन 1 मिनट वाले होते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है, प्रॉपर पता है, तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए ये इतना सब नंबर लिखने की जरूरत थोड़ी है। सीधा लगाओ इंटरपोलेशन टेक्निक और उसको सॉल्व करो, 1 मिनट के अंदर आंसर मिल गया, समझ गए। और जो 10% क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, अगर वहां पे ट्रिक नहीं लग रहा है, वहां पे अगर ट्रिक नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, कहाँ गया वो, ये देखो, जैसे अगर यहाँ पे जो डिफरेंस है मेरा वो बराबर नहीं है, अगर मैं 30 को 4 हिस्सों में नहीं बांट पा रहा हूँ, 4 बराबर हिस्सों में, तो मुझको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं आपको नंबर देता है यहाँ पे, क्या नंबर देता मैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर 36 देता, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना मुश्किल होता? नहीं, मैं ए को 9, बी को 9, सी को 9, डी को 9 देता, तो मेरे को आंसर फटाफट मिल जाता 9/4। समझ गए। मतलब जब कोई भी केस मेरा ऐसा हो जाए कि मेरे को सॉल्व करना पड़े, तो वो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स लेते हैं 2 मिनट का टाइम। पेन पेपर के साथ बोल रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम लेते हो। उसके बाद आते कुछ 20, उसके बाद जो 20% वाले क्वेश्चन है वो 5 से 7 मिनट लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, लेकिन सॉल्व हो जाते हैं कैलकुलेशन से, क्योंकि उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू छुपा नहीं होता, वो उसके अंदर रूट्स के वैल्यू छुपे होते जिनको इमेजिन किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा उनको। फिर उसके बाद आते हैं 10%, जो ये देखो ये हमारे हो गए 90 सवाल। 90 सवाल हम लोग प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, और बाकी ये जो 10 सवाल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन के लिए होते हैं। उनको भरोसा है कि आइंस्टाइन आएगा, आइंस्टाइन आएगा, इसको सॉल्व करेगा, आंसर निकाल के देगा हम लोग को, समझ गए। तो आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है ये 90 क्वेश्चंस के ऊपर। 90 क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको ये 10 क्वेश्चन पे फोकस, ये 60 क्वेश्चन पे फोकस करना है, 60 के बाद ये 10 क्वेश्चन पे, उसके बाद ये 20 क्वेश्चन पे। तो वो क्वेश्चन कौन से, इसको पहचानने की ट्रिक होती है, और जब पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपको पहचान में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना और कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए बने हुए होते हैं। हाँ, अगर माइंड आइंस्टाइन जैसा शार्प है, समय बच गया आधा घंटा 1 घंटा 90 क्वेश्चन करने के बाद भी, तो सॉल्व करो उसको, बट अपना शुरुआती समय इन क्वेश्चंस के पीछे नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे देना है, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे देना है आपको। ओके, तो हमने कहाँ तक किया, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया। देखो अगर कोई दूसरा बच्चा इसको सॉल्व करता हो, कैसे सॉल्व करता है मैं आपको बताता हूँ। कॉमन माइंड सेंस, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो 1 2 3 4 5 को कॉमन निकाल लेता, अंदर कितना बच जाता 1 2 3 4 5 प्लस 1। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाता 1 2 3 4 6। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 6 इंटू यहाँ पे प्लस कितना है मेरा, प्लस 1 2 3 4 6। तो यहाँ पे अब वो क्या करता है, वो यहाँ से 1 2 3 4 6 कॉमन निकालता है, मतलब ये 1 2 3 4 5 प्लस 1, और यहाँ पे कितना मिल जाता है मेरे को 1 2 3 4 6 कॉमन निकाल लिया, और ये मेरे को कितना मिल जाता है 1 2 3 4 6, और ये कितना मिला मेरे को 1 2 3 4 6, ये मेरा कितना है 1 2 3 4 6। अभी देखो मेरे को इनडायरेक्टली इसका स्क्वायर ही मिल गया ना, मतलब 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर मिल गया, और ये मेरा n है और मेरे को रूट n पूछा है, मतलब 1 2 3 4 6 आंसर। ओके, तो देखो इतना बड़ा करने से अच्छा है
ओके, तो इन शॉर्ट मैंने इसका क्या निकाला, मैंने इसका स्क्वायर रूट ही तो निकाला। तो मुझको इतना करने की जगह अगर मैं सिर्फ ये करता इंटरपोलेशन टेक्निक तो क्या कुछ मेरे को कुछ नुकसान थोड़ी था, अगर मुझको ये टेक्निक पता है तो कुछ नुकसान नहीं था। तो समझ गए, एग्ज़ाम में यही टिप्स और ट्रिक्स काम आती है। देखो गाइस, आपको यहाँ पर यूट्यूब पर पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो रहा है, तो डोंट टेक इट एज अ ग्रांटेड। अगर मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, पढ़ने को बोल रहा हूँ, खास करके टेलीग्राम वाले बच्चों को, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को, अगर डेली के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ, तो उनको पढ़ो। पढ़ना तुम्हारा काम है। खास करके अगर मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मेरे मैथ्स पढ़ो, मेरा डाउट आता तो पूछो। मैंने कब तुम लोग को बोला कि मैं डाउट नहीं बताऊंगा तुमको, तुम्हारे लिए तो मैं हूँ यहाँ पे। समझ गए। देखो मैं, मेरे को ना एजुकेशन ना फ्री में सबको मिले वही बहुत अच्छा लगता है मुझे। समझ गए। देखो इतने सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना आपको नंबर सिस्टम में 350 प्लस क्वेश्चंस बहुत कम लोग सिखाते, बहुत कम टीचर थे जो सिखाते। और यूट्यूब पे ना ऐसे गिने चुने टीचर्स ही है जो आपको एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए, हर एग्जाम में पूछे हुए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े जो कि 10 से 12 एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, एक ही टॉपिक के 500 के ऊपर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एग्जाम नज़दीक आएगा हमारा। समझ गए। अभी क्या हम लोग कंसेप्ट सीखने के लाइन में है ना, तो कंसेप्ट सीख रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, कंसेप्ट सीख रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, तो हम लोग को उसी प्रोसेस में बने हुए रहना है। समझ गए।